नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान जंग के बीच अमेरिका की बड़ी मुसीबत की, राहुल गांधी के केरलम दौरे की। Frankly, there is nothing left about the left. देखेंगे ममता ने अमित शाह को दी क्या चुनौती, एलपीजी किल्लत पर खरगे ने सरकार की कैसे लगाई क्लास। विदेश नीति सही नहीं रहने की वजह से आज हम सफर हो। जानेंगे मोदी सरकार पर स्टालिन ने लगाए क्या आरोप, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे गुजरात में यूसीसी पर मचे घमासान को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता पर जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी, कहा चुनाव आयोग राजनीतिक प्रभाव से रहे दूर, लोकतंत्र के लिए निष्पक्षता जरूरी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के पास मंडराया ड्रोन, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, आगे की जांच जारी। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को घेरा, बिहार के पिछड़ेपन पर गिनाए आंकड़े, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दी खुली बहस की चुनौती। राघव चड्ढा ने जारी किया एक और वीडियो, आम आदमी पार्टी के लगाए गए आरोपों पर दिया जवाब, कहा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोशन पर साइन करने से पार्टी ने किया था मना। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में हालात बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, एक के बाद एक उसके कई फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, जिसके बाद अमेरिका भी परेशान दिखाई दे रहा है और गुस्से में उसने ईरान के परमाणु शहर बुशहर पर हमला कर दिया है, जिसके बाद ये जंग और भी गंभीर रूप लेती नजर आ रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। 36 दिनों से जारी इस जंग में अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। खासतौर पर बीते 24 घंटे अमेरिकी वायुसेना पर भारी पड़ गए, क्योंकि ईरान ने एक के बाद एक उसके कई विमानों को निशाना बनाया और इसमें उसे कामयाबी भी हासिल हुई। सबसे पहले उसने अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद खाड़ी क्षेत्र में उसका दूसरा A-10 वॉरथॉग अटैक एयरक्राफ्ट भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इन हमलों में 3 अमेरिकी पायलटों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 2 को तो अमेरिका ने अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में बचा लिया, लेकिन एक पायलट की तलाश अब भी जारी है, जिसके लिए ईरान ने भी आदेश जारी किया है कि दुश्मन के पायलट को ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा। यही नहीं, उसने रेस्क्यू के लिए आए अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को भी खदेड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग में हिट हुए हैं, यानी ईरान ने अमेरिका को बड़ी चोट दे दी है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी यह कबूल करना पड़ा कि अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध है, हम युद्ध में हैं। फाइटर जेट गिराए जाने के बाद ट्रंप के इस बदले रवैये को लेकर ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने भी करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ईरान को लगातार 37 बार हराने के बाद उन्होंने जो ये बिना रणनीति वाला शानदार युद्ध शुरू किया था, वो सत्ता परिवर्तन से घटकर अरे क्या कोई हमारे पायलटों को ढूंढ सकता है प्लीज तक आ गया है। वाह क्या जबरदस्त तरक्की है, सचमुच के जीनियस। वहीं जिम्बाब्वे में स्थित ईरानी दूतावास ने ट्रंप की इस चुप्पी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ट्रंप कुछ तो बोलिए, हम बोर हो रहे हैं। जंग के मैदान में जिस तरह ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता जा रहा है, उससे दोनों ही देशों की नींद उड़ी हुई है। अपनी बौखलाहट में अब एक बार फिर उन्होंने ईरान के परमाणु शहर बुशहर को निशाना बनाया है। चौथी बार उस पर हमला किया है, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इसके अलावा दक्षिणी ईरान के खुजिस्तान प्रांत में 2 पेट्रोकेमिकल संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने भी बताया है कि ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों की नई लहर शुरू हो गई है। इस बीच कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोहा में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में तनाव कम करने और ऊर्जा सुरक्षा की अपील की। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी साफ कर दिया है कि हमें इस बात की चिंता है कि हम पर थोपे गए अवैध युद्ध का निर्णायक और स्थायी अंत हो, यानी ईरान युद्ध विराम करने को तैयार है, बशर्ते ये युद्ध विराम हमेशा के लिए हो। इन हालात में अब सबकी नजरें इस क्षेत्र पर बनी हुई है कि ये जंग आगे क्या रूप लेती है। ईरान जंग में अमेरिका की हर तरफ किरकिरी हो रही है, तो वहीं चर्चा केरलम की सियासत की भी खूब हो रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने केरलम दौरे के दौरान सत्तारूढ़ लेफ्ट फ्रंट पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लेफ्ट में कुछ भी लेफ्ट नहीं बचा। तो क्या कुछ बोले हैं राहुल गांधी और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केरल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सियासी दल एक दूसरे पर कई आरोप लगा रहे हैं, जिससे राज्य की सियासत में बवाल मचा हुआ है।
इसी सिलसिले में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने केरल दौरे के दौरान अलाप्पुझा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केरल में अब बीजेपी, आरएसएस और लेफ्ट फ्रंट के बीच संबंध बन चुके हैं। लेफ्ट फ्रंट के अंदर दो तरह के नेता हैं, एक वे जो किसी भी कीमत पर सत्ता में आना चाहते हैं और इसके लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं, और दूसरे वे जो विचारधारा में विश्वास रखते हैं लेकिन खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता जिन्होंने सालों तक विचारधारा के लिए काम किया, आज खुद को आहत और निराश महसूस कर रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री के संबंध उन ताकतों से हैं जो देश के अन्य हिस्सों में अल्पसंख्यकों पर हमले कर रही हैं। मौजूदा सरकार में अब लेफ्ट जैसी कोई बात नहीं बची। लेफ्ट फ्रंट पर हमले के अलावा राहुल गांधी ने केरल के लिए 5 प्रमुख आश्वासन भी दिए। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केएसआरटीसी बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता, कल्याण पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह, प्रत्येक परिवार के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर, युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया जाएगा ताकि बुजुर्गों की गरिमा, देखभाल और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं और उससे पहले राहुल का ये बयान लेफ्ट फ्रंट को काफी भारी पड़ सकता है। फिलहाल देखना यह होगा कि राहुल के आरोपों पर लेफ्ट फ्रंट की तरफ से क्या सफाई सामने आती है। केरला में राहुल ने लेफ्ट फ्रंट की बोलती बंद कर दी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी। साथ ही निर्वाचन आयोग से बड़ी मांग भी की है, जिससे राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। तो क्या है पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम और क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की 296 सीटों पर 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के बंगाल फतह की कोशिश पर पानी फेरने का काम कर रही हैं। साथ ही मोदी सरकार को खुली चुनौती भी दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा के दौरान सीएम ममता ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे दी और कहा, मैं अमित शाह को चुनौती देती हूं कि यहां जनसभा करें और जिन लोगों के नाम कटे हैं उनसे बात करके बताएं। आप देश के गृह मंत्री हैं और आप फोन करके लोगों को निर्देश देते हैं कि मुसलमान देखते ही उनके वोट काट दिए जाएं, मुर्शिदाबाद में वोट काट दिए जाएं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट काटे गए। क्या आप इस तरह जीतेंगे? 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सबको मिलाकर 506 अफसरों को बदला गया है, जिसमें अकेले पश्चिम बंगाल में 485 अफसरों को बदला गया। मैं लोगों को बोलूंगी कि इसका बदला लें, जिनका नाम कटा है वो ट्रिब्यूनल में जाकर अपील करें। ममता बनर्जी के इस बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, बल्कि टीएमसी ने भवानीपुर विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी हटाने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ये अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के करीबी हैं। इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द करने की भी मांग की गई है। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को बाकायदा 2 अलग-अलग चिट्ठियां लिखकर आरोप लगाया है कि शुभेंदु भवानीपुर और नंदीग्राम में डर का माहौल बना रहे हैं। साफ है कि टीएमसी ने चौतरफा बीजेपी की घेराबंदी की हुई है। अमित शाह से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक बीजेपी टीएमसी के निशाने पर है। जिस तरह टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है, उसे लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होने वाला। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए 4660 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने का भी निर्देश दिया गया है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में एलपीजी किल्लत को लेकर सरकार पर जबरदस्त तंज कसा है। हर शहर में गैस एजेंसियों के सामने लंबी लंबी लाइनें और जनता के बीच मची अफरा तफरी को देखते हुए खड़गे ने मोदी सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में लगभग 20 दिनों से ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा रहा है। हर शहर में एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है, जिस कारण लोगों को सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। इसकी एक झलक आज मुंबई के चैंबूर में देखने को मिली। सरकार जनता की परेशानी को लगातार अनदेखा कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार की चुप्पी पर जबरदस्त तंज कस रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश में गैस की समस्या है, लोग क्यू में ठहरे हैं, ऑटो वाले हैं, दुकान वाले हैं, दूसरे लोग हैं, कार वाले हैं, सबको वो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सरकार उधर ध्यान देना चाहिए, वो नहीं दे रही है, क्योंकि इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है
विदेश नीति जो है वो ठीक नहीं है। उस विदेश नीति के लिए आज हम लोग उनके विदेश नीति सही नहीं रहने की वजह से आज हम सफर हो रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि हमारे देश में पर्याप्त ईंधन है और ऊर्जा की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देश के हालात हर दिन सरकार के इस दावे को गलत साबित करते हुए नजर आ रही है। बता दें, अमेरिका, इस्राइल और ईरान में जंग छिड़ी हुई है, जिस कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। ये वही रास्ता है जहां से हर देश में 20 से 25% तेल की सप्लाई होती है। ये सप्लाई रुकी हुई है, इसी कारण भारत समेत कई देशों में ऊर्जा संकट मंडरा रहा है। देश में एलपीजी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, तो तमिलनाडु में चुनाव की तारीखें भी नजदीक आ गई हैं, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम एमके स्टालिन ने तमाम मोर्चों पर मोदी सरकार की घेराबंदी कर दी है और साथ ही केंद्र की नई शिक्षा नीति पर बड़ा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा स्टालिन ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होने हैं, जिसके चलते सियासी दलों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सीधे केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर उन्होंने मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की। दरअसल हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्लास 6 से 10वीं तक के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पेश किया है, जिसके तहत अब स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होगी, जिनमें से कम 2 इंडियन होनी चाहिए। वहीं इंग्लिश को अब विदेशी भाषा की कैटेगरी में रखा गया है। ये नियम सत्र 2026-27 से क्लास 6 से 10 तक के लिए जरूरी कर दिया जाएगा। वहीं अब इस पर सीएम स्टालिन ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सीबीएसई की नई 3 भाषा नीति का विरोध करते हुए इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि ये नीति गैर हिंदी राज्यों के साथ भेदभाव करती है और संघवाद के खिलाफ है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के बहाने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आक्रामक रूप से केंद्रीकरण का एजेंडा आगे बढ़ा रही है, जो हिंदी को प्राथमिकता देते हुए भारत की समृद्धि और विविध भाषाई विरासत को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर धकेल रही है। तथाकथित त्रिभाषा सूत्र वास्तव में हिंदी को गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में फैलाने का एक गुप्त तंत्र है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि दक्षिणी राज्यों के छात्रों के लिए ये ढांचा प्रभावी रूप से अनिवार्य हिंदी शिक्षा में तब्दील हो जाता है। उन्होंने सवाल किया कि इसमें पारस्परिक लाभ कहाँ है? क्या हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या यहाँ तक कि बंगाली और मराठी जैसी भाषाएं सीखना भी जरूरी होगा? ऐसी नीतियां हमारे बहुलवादी राष्ट्र की नींव पर ही प्रहार करती हैं और इनका कड़ा विरोध किया जाएगा। क्या तिरुपलानी स्वामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके और तमिलनाडु में उसके एनडीए सहयोगी इस थोपे गए नियम का समर्थन करते हैं, या वो एक बार हमारे छात्रों के अधिकारों, पहचान और भविष्य के लिए खड़े होंगे? स्टालिन की इस तीखी बयानबाजी से राज्य की सियासत गर्मा गई है। साथ ही मोदी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार या राज्य की एआईएडीएमके की तरफ से स्टालिन के इन बयानों पर क्या जवाब आता है। एक तरफ तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है, तो इधर उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले चुनाव के लिए हुंकार भरते हुए बीजेपी का सफाया होने का दावा कर दिया है, जिससे राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। यूपी चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयारियों के निर्देश दे रहे हैं और संगठन की मजबूती पर जोर दे रहे हैं, उससे साफ है कि वो यूपी में सत्ता परिवर्तन की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। वहीं अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत तैयारी के निर्देश दिए। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, पीडीए के संकल्पबद्ध युवाओं को हर बूथ को मजबूत करने का जो निर्देश दिया गया है, उसको लेकर उनका अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया। इस बार बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का प्रयास मिलकर अपनी पीडीए सरकार बनाने और संविधान बचाने के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध है। सच तो यही है कि जब पीडीए सरकार बनेगी तभी संविधान बचेगा, जब संविधान बचेगा तभी अधिकार और आरक्षण बचेगा, तभी युवाओं को भेदभाव के बिना काम, कारोबार, रोजगार के बराबर मौके मिलेंगे, नौकरी मिलेगी।
वो अपने घर परिवार के सपने पूरे कर पाएंगे और सम्मान से जीवन जी पाएंगे। पीढ़ियों को जिताएंगे, संविधान को बचाएंगे के नारे के साथ अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले यूपी चुनाव के लिए हुंकार भरते हुए आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा इस बार भाजपा का कोई चुनावी घपला, चालबाजी, चालसाजी और घोटाला नहीं चलने देंगे। पीडीएफ प्रभारी हर भाजपाई और उनके संगी साथियों पर पैनी नजर रखेंगे और बाहर के राज्यों से आए नकली वोट डालने वाले चुनावी घुसपैठियों को खदेड़कर पकड़कर वीडियो के सबूत सहित पुलिस के हवाले करेंगे और उन्हें कानून की सजा दिलाकर ही मानेंगे। भाजपा को 2027 में देश के सबसे कठिन चुनाव का सामना करना होगा। अखिलेश के इन हमलों से साफ है कि वो 2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं। ऐसे में साफ है कि 2027 का यूपी चुनाव बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और बुलेटिन के आखिर में बात गुजरात में बीजेपी सरकार की बढ़ती परेशानी की। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पास होने के बाद विवाद तेज हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को असंवैधानिक और धार्मिक आजादी का उल्लंघन बताते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साथ ही बोर्ड इस बिल को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पास हो गया है, लेकिन अब इसको लेकर विवाद गहरा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड ने इस बिल को पूरी तरह असंवैधानिक बताया। उनका कहना है कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बोर्ड अब इस प्रस्तावित कानून को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती देगा। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, इसके जरिए अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की सोच को थोपा जा रहा है। यह मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल मंजूर नहीं है। चुनाव के वक्त ही यह बिल क्यों लाया गया? दरअसल गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च को यह बिल पास किया था। इसमें बहुविवाह पर रोक और लिव इन के रजिस्ट्रेशन जैसे कड़े नियम हैं। बोर्ड का तर्क है कि ये कानून राज्य में ही एक समान लागू नहीं है, आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया है। तो फिर ये समान नागरिक संहिता कैसे हो गई? इसका तो नाम ही भ्रामक है। बोर्ड ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि बिना सहमति के नागरिकों पर ऐसा कानून नहीं थोपना चाहिए। 21वें और 22वें विधि आयोग ने भी मौजूदा वक्त में इसे गैर जरूरी बताया था। मुसलमानों के पारिवारिक नियम कुरान में दर्ज हैं। ऐसे में सरकार का दखल धार्मिक आजादी का सीधा उल्लंघन है। अब बोर्ड की मांग है कि गुजरात और उत्तराखंड दोनों जगह यूसीसी पर तुरंत रोक लगाई जाए। कोई भी सुधार सभी समुदायों से व्यापक बातचीत के बाद ही होना चाहिए। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।